गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका टॉपिक है आज उदारवादी राष्ट्रवाद। कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप, जिसे हम उदारवादी राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं। कांग्रेस के इतिहास के 3 काल 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पूर्व में भी भारत में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना की सार्वजनिक सभा आदि संस्थाओं द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में किया जा रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी संस्था अपने कार्य और स्वरूप की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं थी। कांग्रेस ही ऐसी प्रथम संस्था थी जिसके संबंध में पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी आवाज इस महान संस्था में पाई। अतः इस समय से ही बहुत कुछ अंशों में कांग्रेस का इतिहास ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास बन गया। 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा जिन विभिन्न रूपों में कार्य किया गया, उसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को निम्नलिखित 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उदार या नर्म राष्ट्रीयता का काल 1885 से 1905। कांग्रेस के 20 वर्षों के इस प्रारंभिक काल में उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता रही। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार एक क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। इसके नेताओं ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति विश्वास और सहयोग की नीति अपनाई तथा वे याचना, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों के आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने के प्रयत्न करते रहे। दूसरा काल है उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919। कांग्रेस ने अपने प्रथम काल में ब्रिटिश शासन की आधारभूत न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों की जो नीति अपनाई थी, भारतीय जनता को उनके वांछित परिणाम प्राप्त न हुए। अतः कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग, विशेषतया नवयुवकों में इस नीति के प्रति विश्वास नहीं रहा और 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने कहा कि कांग्रेस को याचना की पद्धति छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सन 1907 में सूरत विच्छेद हुआ, जिसमें कांग्रेस 2 पक्षों, नरम दल और गरम दल में बंट गई। तीसरा काल है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग 1920 से 1947। कांग्रेस का तीसरा काल 1920 से 1947 तक का है। 28 वर्षों के इस काल में महात्मा गांधी ने न केवल कांग्रेस वरन राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बने रहे। अतः इसे राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग कहा जाता है। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। अब हम बात करते हैं उदार राष्ट्रीयता या कांग्रेस का उदारवादी पक्ष 1885 से 1905। उदारवादी क्रमशः सुधार की नीति में विश्वास करते थे, इसलिए उनके द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत ऊंची मांगे नहीं की गई। उदारवादी राष्ट्रीयता के 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा की गई प्रमुख मांगे थी भारतीय शासन की जांच, भारत मंत्री तथा भारत परिषद का अंत, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार और सुधार, भारतीयों की उच्च नागरिक और सैनिक पदों पर नियुक्ति और इंग्लैंड में आने वाले कपड़े पर आयात कर लगाना। कांग्रेस के द्वारा मांगों के लिए इंग्लैंड में भी प्रचार कार्य किया गया। उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्यपद्धति। 1885 से 1905 के काल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा।
इन उदारवादियों की विचारधारा का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले उदार राष्ट्रवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे। ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। दूसरा बिंदु है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था और वास्तव में इस विश्वास ने ही उनमें राजभक्ति की भावना को जन्म दिया था। तीसरा बिंदु है ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। अधिकांश प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता पश्चिमी शिक्षा के परिणाम थे और उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है और ब्रिटिश शासन ही आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करने में समर्थ है। चौथा बिंदु है क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे और इन तथ्य से परिचित थे कि एकदम से प्रतिनिध्यात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तात्कालिक रूप में वे प्रशासन में आवश्यक सुधारों, विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और रक्षा सेवाओं में सुधार से ही संतुष्ट थे और वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। पांचवा पॉइंट है उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही स्वशासन की बात कही थी और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन के इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। छठा बिंदु जो उदारवादियों की कार्यपद्धति से संबंधित है वो है संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे और वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनके द्वारा वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाया गया था, जिसे उनके आलोचकों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था। इन उदारवादियों को क्रांति या उदार आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति में अधिक विश्वास था। उदारवादी जो प्रमुख नेता इस समय रहे हैं 1885 से 1905 में, उसमें प्रमुख हैं ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, और इनमें भी गोपाल कृष्ण गोखले निश्चित रूप में सबसे प्रमुख थे। अब हम उदारवादियों का मूल्यांकन करते हैं। इनकी कुछ दुर्बलताएं हैं जो 1885 से 1905 तक जिन उदारवादी राष्ट्रवादियों के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व रहा, उनकी अनेक आधारों पर आलोचना की जा सकती है। पहला बिंदु है कि उदारवादी साम्राज्यवादी ब्रिटेन के द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा हो तो व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकता था। उनकी देशभक्ति को राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। उनका यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। दूसरी आलोचना है कि अपने स्वयं के स्वार्थों के कारण किन्हीं सीमित क्षेत्रों में ब्रिटेन के द्वारा भारत को भले ही भौतिक प्रगति प्रदान की गई हो, सामूहिक रूप से तो ब्रिटिश राज भारत के चतुर्मुखी विनाश का ही कारण था। तीसरा बिंदु हम बना सकते हैं इसका कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था। जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया, साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे।
इन आलोचनाओं के बावजूद हमें ये मानना होगा कि उदारवादियों ने अपने कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक 20 वर्षों में कुछ सफलताएं प्राप्त की हैं और भारतीय राजनीति में उनका स्थान अग्रणी है। वर्तमान काल में उदार राष्ट्रवादियों के कार्यों की चाहे कैसी ही आलोचना क्यों न की जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन परिस्थितियों में उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग नितांत औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक था। भारतीय जनता में अपनी जड़ें गहरी जमा लेने के पहले ही उनके द्वारा ब्रिटिश राज के अंत या भारतीय स्वतंत्रता की बात कहना प्रारंभ कर दी जाती तो ये बचकाना बात तो होती ही, संभवतः इससे इस संस्था के अस्तित्व पर भी कुठाराघात हो जाता। उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग नितांत स्वाभाविक और विवेकपूर्ण था। उदारवादी समय की गति के अनुसार आगे बढ़ने में पीछे नहीं रहे। उदारवादियों के कार्यों के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट करना। कांग्रेस के द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही ब्रिटिश शासन की बुराइयां बताने और उसे जनहितकारी रूप प्रदान करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए गए। नौकरशाही की बुराइयां बताने के क्रम में उन्होंने विदेशी शासन के दोष स्पष्ट कर दिए और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली शस्त्र प्रदान किया। दूसरा बिंदु है भारतीय राष्ट्रीयता के कारण। उदारवादियों के कार्य तात्कालिक रूप में अधिक महत्वपूर्ण न होते हुए भी ऐसे थे जिनके सुदूर व्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हुए। भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदार राष्ट्रवादी ही थे। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। तीसरा बिंदु है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना। राष्ट्रीय आंदोलन को उनकी एक अन्य देन यह है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उसमें प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए एक संगठन प्रदान किया और इस प्रकार शासन से संबद्ध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। जनमत को प्रभावित करने और भारतीयों को राष्ट्रीय जीवन की ओर आकर्षित करने की दिशा में उनके कार्य के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई। चौथा बिंदु है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। यद्यपि उदारवादियों के द्वारा स्वयं गंभीरतापूर्वक स्वाधीनता की मांग या इस हेतु कोई आंदोलन नहीं किया गया, लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता हेतु विभिन्न आंदोलन किए जा सके। के.एम. मुंशी लिखते हैं कि यदि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत न होती तो ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई महान आंदोलन सफल न होता। पांचवा बिंदु है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उदारवादी राष्ट्रीयता की तात्कालिक सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। यद्यपि यह भारतीयों को संतुष्ट ना कर सका, लेकिन फिर भी देश के वैधानिक विकास की दिशा में एक निश्चित प्रगतिशील का चरण था। इस प्रकार उदार राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी समस्त कमियों के बावजूद भारत में राष्ट्रीय जागृति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा। अब हमने ये जो वीडियो लेक्चर सुना है और इसका जो टेक्स्ट हमने इसके अंदर देखा है, इसके आधार पर कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। ये प्रश्न आपको नोट करने हैं और इनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। पहला प्रश्न है उदारवादियों की कार्य पद्धति क्या थी। दूसरा प्रश्न है उदारवादियों के कार्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा बिंदु है उदारवादी राष्ट्रवाद से जुड़े प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है उदारवादियों की 2 कमजोरियां बताइए।